और आगरा से बड़ी खबर बूंदाबांदी के साथ तेज हवा तूफान ने क्षेत्र में मचाई तबाही। आंधी तूफान के कारण विद्युत पोल और विद्युत लाइन टूटकर हुई धराशायी। हरे पेड़ उखड़कर गिरे। विद्युत पोल टूटने के कारण क्षेत्र के दर्जन भर से अधिक गांव में विद्युत व्यवस्था ठप हुई। बिजली सप्लाई नहीं होने के कारण भीषण गर्मी में ग्रामीण परेशान। आंधी के कारण भारी नुकसान। और इस बीच आगरा से बड़ी खबर। जीआरपी पुलिस ने एक मोबाइल की तलाश। 547 मोबाइल लगभग कीमत 1,25,58,000 रुपए के मोबाइल की ये बरामद। आगरा अनुभाग से गुम हुए मोबाइल जीआरपी पुलिस ने बरामद किए। जनवरी से अप्रैल तक गुम हुए मोबाइल की ये बरामद। गुम हुए लोगों के मोबाइल स्वामियों के मोबाइल वापस मिलने पर चेहरे पर खुशी। सर्विलांस टीम ने निभाई अहम भूमिका। आगरा एसपी जीआरपी अभिषेक वर्मा ने मोबाइल स्वामियों को मोबाइल सौंपे। जा रहे हैं, अनुमानित कीमत क्या होगी अगर बात की जाए तो? देखिए, अनुभाग आगरा में एक अभियान चलाया जा रहा था। ये जनवरी से लेकर अप्रैल तक के जो है मोबाइल बरामद किए गए। 4 महीनों में 546 मोबाइल बरामद किया गया अनुभाग में। सभी थानों ने किया है। ये कुछ उत्तर प्रदेश के जनपदों से, कुछ जो है बाहर अदर स्टेट से बरामद किए गए हैं। इनकी अनुमानित कीमत 1,25,58,000 रुपये। इसमें तक कौन सी मोबाइल शामिल है? इसमें जो है वीवो का भी है, सैमसंग का भी है और आपका जो है ओप्पो का है, वीवो का है। महंगे मोबाइल भी है, सस्ते भी हैं। तो ये सब इनको जो है सभी जो जिनके मोबाइल ट्रेनों में गुम हुए थे उनको देने के लिए आज हम यहाँ पर बुलाया गया। सर, इसमें चोरी चुनौती वाले शामिल है? ये गुमशुदगी के मोबाइल है, केवल गुमशुदगी। ये गुमशुदगी के मोबाइल है जो भी है बराबर। गुमशुदगी नोट दर्ज की गई है थानों पर। तो उन्हीं यात्रियों के जो ट्रेनों में सफ़र करते हैं, सफ़र के दौरान इनके जो गुम हो जाते हैं उसी की बरामदगी सुपुर्द करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। बड़े पैमाने पर मोबाइल खो जाते हैं स्टेशनों पर, लापरवाही बरतते हैं यात्री। ये तो लापरवाही तो मानी जाएगी, क्योंकि लोग चार्जिंग में लगा के सो जाते हैं और जो चोरी करने के इरादे घूमते रहते हैं उन्होंने देखा जहाँ की थोड़ी सी लापरवाही है, उन्होंने अपना निकाला मोबाइल लेके चले जाते हैं। और मोस्टली मोबाइल जो है जब भी चलता है तो बरामद किया जाता है। आगरा से बड़ी खबर। मासूम बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर लुटेरे गैंग ने महिला के आभूषण नकदी को लूटा। मध्य प्रदेश से अपने मायके बसौनी अपने बच्चों के साथ जा रही थी महिला। चंबलघाट के पिनाहट बाजार जाने को ऑटो में सवार हुई महिला के साथ लुटेरे गैंग के सदस्यों ने घटना को दिया अंजाम। आभूषण नकदी लेकर हुए फरार। तो वही पीड़ित महिला ने की शिकायत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पिनाहट थाना क्षेत्र के चंबल नदी घाट के पास का मामला। क्या नाम आपका? कृष्णा। कहाँ की रहने वाली है? दिमने खुद की। क्या ससुराल है दिमनी? हाँ। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके साथ में? मेरे साथ चाकू रख के मेरे बटुआ ले लिया, सब चीज़ वक्त छीन ली मेरी। अच्छा, किस जगह की घटना है? पिनाट की? हाँ, पिनाट के पुल की। पिनाट के पुल पार कराया मैंने, उसके बाद रास्ते में की है घटना? हाँ। तो क्या घटना हुई थी आपके साथ में? ऑटो वाले ने छोड़ दिया रास्ते में, हमें चाकू दिखा के और हमसे चीज़ वगैरह छीन के भाग गई। सब लोग 3 जनी मांस मेरे साथ और थे। अच्छा, किसी महिला ने भी कोई अभद्रता की? महिला भी थी एक मेरे साथ, मतलब जो अलग से थी उनके साथ ऑटो वाले के शामिल वो महिला थी और एक आदमी बाइक से सवार अलग से आया। उन दोनों ने मतलब चाकू एक दूसरे को दे के उन्होंने हमारे ऊपर चाकू रख दिया, मेरे बच्चे के ऊपर। बच्चे के ऊपर चाकू रख दिया? हाँ, बच्चे के ऊपर चाकू रख के फिर उन्होंने मेरे से डर के मारे मैंने दे दी उन्हें चीज़। मेरे कान वगैरह के इन सब चीज़ कुछ नहीं उन्होंने बोला, सिर्फ बटुआ छीना और तुरंत 1 मिनट नहीं हो पाया, चाकू रख के और तुरंत ले गए। बस ये हुआ मेरे साथ नहीं। 3 जनी मांस और थी मेरे साथ, उनके साथ भी ऐसे ही करा। थाने आई हैं आप शिकायत करने के लिए? हाँ, थाने आई हूँ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि सीज फायर को लेकर 18 मई को दोनों ही देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी। अब भी 18 मई तक के लिए सीज फायर है, लेकिन इशाक डार के बयान पर अब भारतीय सेना ने तीखा जवाब दिया है। इंडियन आर्मी ने साफ कर दिया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस स्तर की कोई वार्ता नहीं होगी। पाकिस्तान के साथ 12 मई को डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई थी और इसमें सीज फायर पर सहमति बनी थी, जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं थी, यानी ये अनिश्चित काल के लिए था। सीज फायर को लेकर आगे डीजीएमओ स्तर की कोई बातचीत नहीं होनी है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था, जिसके बाद 12 मई को डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई और ये सीज फायर 14 मई तक बढ़ाया गया। बाद में 14 मई की बातचीत के बाद इसे 18 मई तक कर दिया गया। अब 18 मई को फिर से दोनों ही देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी।
इसी रिपोर्ट को भारतीय मीडिया में भी प्रचारित किया गया, लेकिन भारतीय सेना ने इशाक डार के बयान को ही खारिज कर दिया है। इस बीच सीज फायर को लेकर ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनके देश ने अमेरिका के साथ मिलकर भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में मध्यस्थता की थी। लेमी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को मेरा संदेश स्पष्ट है, संघर्ष विराम कायम रहना चाहिए, आगे संघर्ष किसी के हित में नहीं है। इससे पहले ट्रंप ने भी इसी तरह के दावे किए थे, जिसके जवाब में भारत ने साफ कर दिया है कि सीज फायर में किसी भी देश ने मध्यस्थता नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इसकी मांग की थी। केंद्र सरकार ने 59 सदस्यों वाले डेलीगेशन की घोषणा की। इसमें 51 नेता और 8 राजदूत हैं। एनडीए के 31 और 20 दूसरे दलों के हैं, जिसमें 3 कांग्रेस नेता भी हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेगा। वहां ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख रखेगा। बताया जा रहा है कि डेलीगेशन 23 या 24 मई को भारत से रवाना हो सकता है। डेलीगेशन की बात करें तो इसे 7 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप में एक सांसद को लीडर बनाया गया है। प्रत्येक ग्रुप में 8 से 9 सदस्य हैं। इनमें 6 से 7 सांसद, सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री और राजदूत शामिल हैं। सभी डेलीगेशन में कम से कम एक मुस्लिम प्रतिनिधि को रखा गया है, चाहे वो राजनेता हो या राजदूत हो। ग्रुप 1 की कमान भाजपा सांसद बैजयंत पांडा, ग्रुप 2 की जिम्मेदारी भाजपा की रविशंकर प्रसाद, ग्रुप 3 की जेडीयू के संजय कुमार झा, ग्रुप 4 की शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे, ग्रुप 5 शशि थरूर, ग्रुप 6 डीएमके सांसद कनिमोझी और ग्रुप 7 की जिम्मेदारी एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के हाथ में है। इसमें सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर को अमेरिका सहित 5 देश जाने वाले डेलीगेशन की कमान सौंपी गई है, जिसने चर्चा का बाजार गर्मा दिया है। वहीं डेलीगेशन की लिस्ट आने के बाद से कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इतने गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है। दरअसल कांग्रेस ने केंद्र को 4 कांग्रेस नेताओं के नाम डेलीगेशन में शामिल करने के लिए दिए थे। इनमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजावड़िंग के नाम थे। केंद्र ने केवल आनंद शर्मा को शामिल किया। अब सरकार के इसी फैसले की कांग्रेस आलोचना कर रही है। बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। दिल्ली में हुई पार्टी की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में देश भर के बसपा पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष और मंडलीय समन्वयक शामिल हुए। बता दें कि पिछले महीने आकाश आनंद ने 13 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के लिए मायावती से माफी मांगी थी, जिसके कारण उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। आकाश ने अपनी माफी में कहा था कि वो भविष्य में किसी राजनीतिक फैसले के लिए रिश्तेदारों या सलाहकारों से सलाह नहीं लेंगे। मायावती ने उनकी माफी स्वीकार कर उन्हें पार्टी में वापस ले लिया था, लेकिन अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी। मायावती ने बैठक में कहा कि आकाश को बसपा और इसके आंदोलन के प्रति समर्पण को देखते हुए एक और मौका दिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अब पार्टी में किसी को उत्तराधिकारी बनाने का सवाल नहीं है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रेस रिलीज के जरिए बताया कि देश भर के कार्यकर्ताओं की सहमति से आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उन्हें पार्टी को मजबूत करने और देश भर में इसके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही मायावती ने आकाश को हिदायत दी कि वो सावधानी बरतते हुए पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान दें। मायावती ने यह भी कहा कि आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ की पार्टी में वापसी की कोई संभावना नहीं है। बताते चले कि पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में बसपा का जनाधार कम हुआ है और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी से उसे कड़ी चुनौती मिल रही है। ऐसे में आकाश की नियुक्ति पार्टी के लिए अहम मानी जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर आगरा से पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग। दोनों तरफ से कई राउंड चली गोलियां। पुलिस की फायरिंग में बदमाश फरीद को लगी गोली। बदमाश फरीद को पुलिस ने अस्पताल में किया भर्ती। फरीद के साथी बॉबी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोबाइल लूट की कई घटनाओं को पुलिस ने किया खुलासा। लूटे मोबाइल और मोटरसाइकिल पुलिस ने की बरामद। तमंचा, कई खोखे और कई कारतूस भी पुलिस ने किए बरामद। इत्मौदौला थाना क्षेत्र के मेहताब बाग के पास हुई मुठभेड़। अवगत कराना है कि थाना एतमादौला पुलिस द्वारा मेहताब बाग चौराहे पर जब रात्रि चेकिंग की जा रही थी, तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 2 लड़के जो छिनैती की घटनाएं कारित करते हैं वो गौतम नगर से मेहताब बाग चौराहे की तरफ आ रहे हैं। पुलिस को देख वह जंगल की तरफ मुड़ गए और जवाबी पुलिस में फायरिंग करने लगे। इस संबंध में पुलिस द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई तो आत्मरक्षार्थ संयंत्र से पुलिस ने फायरिंग की तो एक फरीद नाम के अपराधी के बाएं पैर में गोली जा लगी और उनके पास से एक बाइक, एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा मिला है।
और उनके पास से जो छिनैती किए गए दोनों मोबाइल बरामद हुए हैं। उनमें से एक मोबाइल न्यू आगरा थाना में उनके द्वारा छीना गया था और एक थाना एतमादौला में छीना गया था। इस संबंध में जो घायल है उसको अस्पताल भेजा गया है तथा आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। पहलगाम आतंकी हमला और जो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ उसके बीच में यूपी की दानिश के साथ कुछ चैट वगैरह किस तरीके की बात की। तो अभी इस मैटर पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड काफी सेंसिटिव इशू है। सर एक छोटा सा सवाल है सर, क्या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास ऑन किए जो कि मलोत्रा ने पाकिस्तान के